तो भाई एक नया चैप्टर है जिसमें से कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है भाई? 12 का ये पहला चैप्टर है। जैसे कि आप लोग मूल कॉन्सेप्ट में भी पढ़े हैं, और वो क्या चीज़ है भाई, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं। वो है बच्चा सॉल्यूशन। नाम तो सुना ही होगा, सॉल्यूशन। नाम तो सुना ही होगा बच्चा, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नाम सुने? हाँ सर, नाम तो सुने ही होंगे, अगर बोल रहे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन थोड़ा सा ठीक है ना, इसका बढ़ा लिया जाए तो मज़ा आ जाएगा बस, है ना। ये सॉल्यूशन है बच्चा। अच्छा सर, ये सॉल्यूशन आगे हम बढ़ाने से पहले हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, और वो क्या कहना चाहेंगे इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्लास 10 में, 9 में या 11th अभी पास करके आए हो, तो इसमें तो तुमको पता ही होगा मैटर के बारे में। नाम सुने हो मैटर के बारे में? अरे वो मैटर नहीं जो रोड पे तुम लोग मैटर करते हो, वो मैटर नहीं। ये मैटर जिसमें से कि आपने एक प्योर सब्सटेंस के बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़े हो, और एक मिक्सचर के बारे में पढ़े हो ना। और इस मिक्सचर के बारे में तुम लोग पढ़े होगे क्या बच्चा? बताते हैं। एक जानने होगे प्योर सब्सटेंस, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, सॉरी। इस मिक्सचर के बारे में आप लोग पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे बच्चा? इसमें से पढ़े होगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। और ये होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आप लोग ये पढ़े होगे भाई साहब, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में ये पढ़े होगे कि जहाँ पे कंपोजिशन क्या हो, पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो। क्या हो? यूनिफॉर्म हो। ये यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हो? क्या हो रहा है यूनिफॉर्म का मतलब? ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है, सपोज मैंने आपको बोला कि भाई साहब ये है शुगर, है ना, और इसमें वाटर मिला दीजिए, है ना, और इसे बना लीजिए शरबत। क्या बना लीजिए? शरबत। तो इस शरबत में, ये जो ग्लास में आपने जो शरबत बनाया, इस ग्लास में क्या है भाई? ये शरबत है ना। तो इससे आप एक चम्मच निकाल लीजिए, आई बात समझ में, और इसको आप टेस्ट कीजिए, है ना। तो कितना मीठा लगेगा? उतना ही मीठा लगेगा जितना कि इस ग्लास में क्या रखा हुआ है? शरबत रखा हुआ है, ठीक है। तो चाहे आप इससे क्या कीजिए, हाफ ग्लास निकालिए, है ना, या एक चम्मच निकालिए, या हाफ चम्मच निकालिए, एक बूंद निकालिए, वटेवर, सभी का टेस्ट क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कहीं पे टेस्ट ज़्यादा है और कहीं पे टेस्ट कम है ना। इसी को बोलते हैं कंपोजिशन यूनिफॉर्म। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें से कि कंपोजिशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन का, तो ध्यान रखिएगा बच्चा, क्या बात किया मैंने? सॉल्यूशन का। तो इस सॉल्यूशन के कंपोजिशन को अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कोई हम सॉल्यूशन लिए, तो इसके कंपोजिशन, ये भी, इसके भी जो कंपोजिशन होते हैं, ये इसके कंपोजिशन यूनिफॉर्म होते हैं। होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा।
यही बात समझ में। तो अब इसको हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन भी एक ऐसा कंपोजिशन है जहां दो या दो से अधिक सब्सटेंस तो मिले रहते हैं पर वो दिखते नहीं हैं। मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म है, तो इसमें क्या हो रहा है कि दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। सब्सटेंस दो या दो से अधिक हो सकते हैं, आई बात समझ में। इसमें क्या हो सकता है, बहुत दो या दो से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं, है ना। लेकिन जितने भी सब्सटेंस इसमें मिले हुए हैं वो क्या हो रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, कैन नॉट बी सीन, सॉरी सीन। आई बात समझ में। तो यही क्या होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग, इट इज होमोजीनियस। सॉल्यूशन इज नथिंग, इट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। आपके जो सिलेबस में है, यानी कि 12 का जो सिलेबस दिया गया है, इसमें हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन, ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कंपोनेंट क्या हो, कंपोनेंट दो हो, मतलब ए और बी हो। सर ये कंपोनेंट ए और बी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से रखिएगा। मैं ये बता रहा हूं कि या तो ए कोई सॉल्यूट हो सकता है और या तो इसमें बी कोई सॉल्वेंट हो सकता है। मे बी ए भी सॉल्यूट हो सकता है और बी भी सॉल्वेंट हो सकता है, बट यहाँ हम लोग मान लिए कि ए और बी क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट। होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही हो। अब यहाँ इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। खोपड़ी में बात आ रहा होगा, आई बात समझ में। होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही हो, है ना। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चा, कि जैसे अगर जो आपको बोला, किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो आप यही कहेंगे सर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि हम लोग पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग यही देखते हैं, क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सर पहचानेंगे कैसे, देखो बच्चा, अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, ज़्यादा हो, तो ये क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो, तो ये क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई, क्लियर है। अब आता है सर कैसे पहचान लेंगे, तो पहचान तो मैं बता दिया, ये पूछो ना कि कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब क्लास 9 में पढ़े होगा ना जी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब आते हैं, इतने चीज मैंने आपको बताया, अभी अभी मैंने क्या बताया, पहला चीज मैंने बताया होमोजीनियस मिक्सचर, समझ में आ गया, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा चीज मैंने आपको बताया, क्या बताया भैया, सॉल्यूट। तीसरा चीज क्या बताया, सॉल्वेंट बताया, है ना। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्यूशन में, ये जो होता है ये सॉल्यूट पार्टिकल है, ये सॉल्यूशन में दिखता नहीं है, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। आई बात समझ में, हाँ, क्योंकि कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है। आई बात समझ में, होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा।
और ना ही इसको सॉल्यूशन से हम सॉल्यूट को फिल्टर पेपर के थ्रू या फिल्टरेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? फिल्टर से अलग नहीं कर सकते हैं, खोपड़ी में बात है। अब यहां से एक क्वेश्चन बात आया होगा आपको, एक चीज आप समझ रहे होंगे यहां से भाई साहब, और वो चीज आप क्या समझ रहे होंगे कि सर ऐसा क्या चीज है जो कि हमें सॉल्यूट दिखता नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आर मिसिबल विथ सॉल्वेंट। मतलब समझ में आया? एक दूसरे में मिला हुआ रहता है ना? देखते हो ना? हाँ, दुश्मन मिले हुए रहते हैं, दुश्मन के दुश्मन है ना मिले हुए हैं, और दोस्त मिले हुए हैं, है ना? दुश्मन और दोस्त आपस में मिलेगा नहीं। क्लियर है? उसी तरह से सॉल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं? मिले हुए रहते हैं। किसमें? सॉल्वेंट में मिसिबल होते हैं। आई बात समझ में? हाँ। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? इसी कारण मतलब सॉल्यूट पार्टिकल आर मिसिबल विद सॉल्वेंट, सो इट हैज सिंगल फेज। भाई साहब ये फेज क्या हो गया बच्चा? बहुत बड़ा दिक्कत है यार। फेज क्या है? फेज सर मेरी बात सुनिए। मान लिया कि हम दो कंपोनेंट लिए, सपोज हमने दो कंपोनेंट लिया। पहला कंपोनेंट हमने लिया ए जो कि लिक्विड है, और बी हमने लिया एक कंपोनेंट, ये भी क्या हो रहा है? लिक्विड है। अब इन दोनों को मैंने मिलाया, एक सॉल्यूशन बनाया। अब हमें ये सॉल्यूशन कैसा दिख रहा है? लिक्विड दिख रहा है। मतलब अपीयरेंस कैसा है? लिक्विड है। तो यही फेज कहलाया। मान लिया कि अब हमने लिया ए कोई सब्सटेंस है और ये सॉलिड है, और बी कोई सब्सटेंस है जिसमें से कि ये क्या है? लिक्विड है। अब इन दोनों के मिलाने के बाद मुझे एक सॉल्यूशन मिला, और ये सॉल्यूशन हमें क्या मिल रहा है? सॉलिड मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? सॉलिड फेज वाला सॉल्यूशन हो गया। होप कि ये चीज समझ में आया होगा। फेज, सिंगल फेज। अच्छा एक चीज और बताते हैं। मान लिया कि हमने, अब सर इसका एक एग्जांपल दे करके बता दीजिए सर। अब देखिए, अगर हमारे पास वाटर है और अल्कोहल है ना? उल्टा पुल्टा मत समझना। हमारे पास वाटर है और अल्कोहल है ना? इन दोनों को हमने क्या किया? मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। कैसा दिख रहा है? लिक्विड फेज दिख रहा है। अरे लिक्विड दिख रहा है ना, यानी कि फेज इसका क्या हो गया? लिक्विड है। एक ही फेज हमें दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सिंगल फेज। होप कि यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। क्लियर है? क्लियर? चलिए क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं और भी क्लियर चीज करने के लिए। मान लेते हैं कि आपके पास दो कंपोनेंट है। अभी हम दो कंपोनेंट नहीं, अब तीन कंपोनेंट लेते हैं। मान लेते हैं कि कंपोनेंट ए है, बी है और सी है। तो ए में आप ऐसे लिखो ना, ए में आपने ले लिया सैंड समझते हो? सैंड, उसमें वाटर ले लिया। और सी में आपने क्या किया? कुछ और ले लिया, चॉक पाउडर ले लिया। अब इन भाई साहब को आपने क्या किया? मिक्स किया, और एक ग्लास में यानी कि एक बीकर में आपने इन तीनों को मिक्स करके रख दिया।
तो कुछ देर के बाद आप क्या देखते हैं, ये जो सैंड पार्टिकल है ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अरे यस और नो, यहाँ पे वाटर आपको दिखेगा, अरे हाँ या ना। और इसी सैंड के ऊपर क्या हो रहा होगा कि कुछ पार्टिकल आपको नज़र आ रहा होगा। कौन सा पार्टिकल, ये आपको एक पार्टिकल नज़र आ रहा होगा, है ना, जो कि चॉक पाउडर रहा होगा। होप कि ये चीज़ भी समझ में आ रहा होगा। आई बात समझ में, अरे हाँ या ना, समझ में आया ना। तो इसमें आपको कितने चीज़ दिखे, क्या क्या चीज़ दिखे, लिक्विड दिख रहा है, इसमें चॉक पाउडर भी दिख रहा है और सॉलिड दिख रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, लिक्विड और सॉलिड दिख रहा है। यानी कि आपको क्या मिल रहा है, फेज इसका क्या हो गया, जिसमें ऑल कंपोनेंट विजिबल। यही बात समझ में। तो क्या क्या चीज़, एक सॉलिड और एक लिक्विड। अरे भैया चॉक पाउडर भी सॉलिड ही हुआ, तो हमें क्या मिल रहा है, दो फेज इसमें मिल रहा है। यही बात समझ में। यानी कि ये क्या हो गया, डबल फेज हो गया। खैर ये सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि आपके सिलेबस का नहीं है, है ना। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। यही बात समझ में है ना। ठीक है, चलिए तो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक और भी बात करते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, है ना। टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना बच्चा, आप लोग इंटेलिजेंट हो ही, NCERT है ना, जिसमें टेबल नंबर 1.1 आपको मिल जाएगा। इसमें भाई साहब इसमें से नीट से भी क्वेश्चन आए, नीट में भी क्वेश्चन आए हैं इससे, जेई में भी क्वेश्चन आए हैं इस टेबल्स में, और बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं इस टेबल से। बोर्ड में 1 मार्क्स का और इसमें आपको 4 मार्क्स का, है ना। ठीक है, कैसे, तो इस टेबल को आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। मेरी बात समझ में। मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे देखो यहाँ ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड मान लो, और ये गैस है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी भी सॉल्यूशन का 2 पार्ट होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इसमें भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। मान लिया कि सॉलिड हमारे पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट के रूप में हमने लिक्विड ले लिया, सॉलिड और सॉलिड। यहाँ क्या हो गया, सॉलिड और गैस। ठीक इसी तरह से इसमें हो गया लिक्विड, लिक्विड हो गया, लिक्विड सॉलिड हो गया और लिक्विड गैस हो गया। इसमें क्या हो गया, इसमें हो जाएगा आपका गैस गैस, गैस गैस, गैस लिक्विड और गैस सॉलिड। होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं आपके जनरल टर्म की बात मैं कर रहा हूँ भाई साहब। अगर सॉलिड, सॉलिड मतलब ये छोटा अमाउंट है और ये लिक्विड क्या है, बड़ा अमाउंट है। सॉलिड छोटा और ये लिक्विड बड़ा। आप डेली लाइफ का एक एग्जांपल इसमें आप यहाँ पे डेली लाइफ का, बुकिस वाला नहीं, ये डेली लाइफ का एग्जांपल चूज कीजिएगा। आई बात समझ में। समझ में नहीं आए तो मुझे पूछिएगा, ठीक है। हालांकि मैं 2-3 आपको डेली लाइफ से बता रहा हूँ। जैसे देखो सॉलिड क्या है, बहुत छोटा, लिक्विड क्या है, बहुत बड़ा। मतलब सॉलिड छोटा और लिक्विड बड़ा। ए अमाउंट मान लेते हैं 1 चम्मच हमने क्या लिया, शुगर लिया, या 1 चम्मच सॉल्ट लिया, उसको 1 गिलास पानी में हमने क्या किया, घोल दिया। दैट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ऊपरी में बात आ गया, अरे हाँ या ना जी। तो दिस इज द पार्ट। अब सॉलिड और सॉलिड हो गया, जैसे गोल्डन ज्वेलरी, उसमें कॉपर और क्या है, उसमें AU है। अरे भैया गोल्डन ज्वेलरी में क्या है, कॉपर है ना जी, कॉपर मिलाया जाता है ना। हाँ, गोल्ड का जो स्ट्रेंथ है, गोल्ड जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, उसमें बहुत ही लचीला होता है। प्योर गोल्ड बहुत लचीला होता है। तो ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉपर मिलाया जाता है। तो कॉपर और प्लस गोल्ड, ये दोनों क्या हो गया, गोल्डन ज्वेलरी आपका बन गया। इस गोल्डन ज्वेलरी अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, सॉलिड वाला पार्ट दिख रहा है।
अरे हाँ या ना, है ना, ऐसा दिख सकता है ना। ये अब बोलेगा कि सर देखिए आप मतलब आप जो हमें दिखा रहे हैं फेज के बारे में बताए कुछ और यहाँ बता रहे हैं कुछ नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सॉलिड और गैस है, सॉलिड छोटा गैस बड़ा, ये इस टाइप का ऐसे करके सोचना। तो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट है वो क्या हो गया, सॉलिड है। तो इस तरह से एग्जाम्पल इसमें सोचना, ठीक है। अब जो मेन मुद्दे की बात आती है भाई साहब, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये जो मेन मुद्दे की जो बात आती है यहाँ से शुरू होता है। अभी तक हम लोग बकैती कर रहे थे, आई बात समझ में। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बकैती कर रहे थे, है ना, बात बना रहे थे। और मेन जो हमारा जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू होता है भाई साहब, याद करके रखिएगा, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेन जो है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने आपसे बता दिया कि सॉल्यूट भाई साहब है और क्या है, सॉल्वेंट है, और ये आपको बना दिए, क्या बना दिए, सॉल्यूशन बना दिए। आई बात समझ में। तो भाई साहब ये सॉल्यूशन बना दिए तो इसमें सॉल्यूट कितना अमाउंट में है और सॉल्वेंट कितना अमाउंट में है, तभी तो जाकर के हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब कितना, कि कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं किस चीज़ का, सॉल्यूशन। होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा, आई बात समझ में। तो पहला जो कंसंट्रेशन टर्म हमारा होता है परसेंटेज मास बाय मास। इसका मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला है, आप पढ़े होंगे, 9th में भी इस चीज़ को पढ़े होंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझिए। दूसरा पार्ट आता है, अच्छा इसी में अगर क्वेश्चन में दे दिया 20% वेट बाय वेट या 20% मास बाय मास, इसमें आपको दे दिया, तो इसका समझने का क्या मतलब हुआ कि 100% सॉल्यूशन है। 100% सॉल्यूशन मान लेते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ है, तो 20 ग्राम सॉल्यूट है और क्या है 80 ग्राम आपके पास क्या है भाई साहब, सॉल्वेंट है। समझ में आया, अरे हाँ या ना। इसको इधर कर देते हैं, आई बात समझ में, अरे हाँ या ना। हाँ इसको इधर लिख दो तो बेहतर रहेगा, लिख दो इधर, देखो इधर 20% मास बाय मास का मतलब क्या हो गया कि 20% मास बाय मास का मतलब क्या हो गया कि आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या हो गया 20 ग्राम आपका सॉल्यूट है और क्या है 80 ग्राम आपका सॉल्वेंट है। होप कि यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट आते हैं भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। कई बार ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, है ना, या लेकिन आपके बुक में ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आपके बुक में दिया हुआ होगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दिया होगा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ठीक इसी तरह से, है ना, 100 ml आपके पास सॉल्यूशन है ना, 100 ml सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या हो गया, तो 20 ग्राम हमारा क्या हो गया सॉल्यूट और 80 ml हमारा क्या हो गया, पानी हो गया।
मान लेते हैं कि हमने बोला थर्ड कंसंट्रेशन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। इसका मतलब वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया। अच्छा, एक चीज आप देखते होंगे कि इसका आपको दिखता भी होगा कहाँ पे, कभी अगर जो आई चेकअप आप करवाए होंगे, है ना, आँख आप जांच करवाए होंगे, तो जो आई स्पेशलिस्ट होता होगा वो आपको एक, है ना, ड्रॉप देता होगा, आई ड्रॉप देता होगा, आई ड्रॉप। इसमें कंसंट्रेशन आपको लिखा हुआ रहता होगा 1% V/V। आप देखिएगा, आई बात समझ में। तो अगर आपके पास 100 ml वो मेडिसिन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 1% ही मेडिसिन मिला हुआ है, बाकी 99% उसमें सॉल्वेंट है। खोपड़ी में बात आया। हाँ, 1% V/V। आगे इसको पढ़े होंगे आप बफर सॉल्यूशन के बारे में कि आई ड्रॉप जो भी बनाया जाता है वो बफर माने हर एक पीएच में वो क्या होता है, वो एक्सेप्टेबल होता है ना। वही ऑइंटमेंट क्या होता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी और सभी के लिए भी, है ना। पढ़ के आए होंगे, है ना, ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन पार्ट जो आता है हमारे लिए, वो आता है ppm, है ना। प्यार प्रेम मोहब्बत ऐसा मत समझना। ppm मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब 10⁶। देखो बच्चा, जब कोई भी, है ना, सॉल्यूट पार्टिकल, इसमें ऐसे देखिएगा कि जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल यानी कि व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, इसको लिखिए व्हेन द सॉल्यूट इज present in trace quantity है ना, it is convenient to express concentration in पार्ट पर मिलियन। होप कि ये चीज समझ में आया होगा, आई बात समझ में। तो इसका मतलब होता है ज़्यादा कुछ इसमें हमें तेरी मेरी नहीं करना है, बस हमें इस फॉर्मूले के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला, और हम लोग इसका यूज़ करेंगे सम सॉल्व करने में। तो इसको देख लीजिए, ppm इज इक्वल टू होता है ना, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अच्छा, यही चीज ppb रहता तो यही हो जाता है, सेम चीज रहता। मतलब मान लेते हैं इसको x, इसको y, तो x/y इंटू 10⁹। ठीक है। तो ये चीज है हमारा कंसंट्रेशन का, है ना। चलिए, कुछ मोटी मोटी लेकिन छोटी बातें, है ना, जो आपके नज़रों से ओझल हो जाती है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या सर देखेंगे, ये जान लीजिए। आपके एनसीईआरटी में दिया होगा कि अगर 1 लीटर, है ना, सी वाटर है, तो इसका जो वजन होता है वो 1030 ग्राम होता है।
आई बात समझ में। और इसमें जो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन जो रहता है वो कितना रहता है, 6 इंटू 10⁻³ ग्राम। आई बात समझ में। हाँ, खोपड़ी में बात आया, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इस तरह से बहुत ही छोटे क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, पीपीएम का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक चीज, इस चीज को जान लीजिए, इसको एक चीज और जान लीजिए कि 5.8 ग्राम, एक और इसकी इसी को अगर सॉल्व मतलब हम लोग लिखेंगे या एक्सप्रेस हम लोग करेंगे तो हमें मिलता है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है कि 5 इंटू 8 ग्राम पर 10⁻6 ग्राम ऑफ सी वाटर जो है उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है। देख लीजिएगा 5.8 इंटू 10⁻6 ग्राम, देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके सर 6 और 5.8 में क्या डिफरेंस है। वो ये चीज़ मैं आपको छोड़ता हूँ आपके ऊपर कि 6 और 5.8 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं, चाय काय है ना, बट भाई साहब चाय कॉफी पे मत जाइए, यहाँ एक्स से रिप्रेजेंट इसको कीजिए। समझ में आया। तो कंपो मान लेते हैं यहाँ मोल फ्रैक्शन में हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक है हमारा कंपोनेंट बी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और ठीक उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। सर किसी ने मुझे बताया कि दो सब्सटेंस का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो सर 1 के बराबर होता है। बिल्कुल सही आपने सुना था भाई साहब। आइए देखते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। सर कैसे, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी कीजिए, प्लस एन ए बाय एन बी बाय, है ना, यहाँ पे ऐसे कीजिए एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। भाई साहब एलसीएम लेने के लिए आता होगा तो एन ए प्लस एन बी, है ना, और एन ए प्लस एन बी हमने एलसीएम ले लिया। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा भाई साहब, अरे बोलना रे, इतना इंटू ये और फिर बच जाएगा इतना इंटू ये बच जाएगा। देखो करके क्या होता है ना, एन ए इंटू, जैसे मान लिया कि हमने इसको क्या किया, अरे भैया, अरे सॉरी एलसीएम कैसे, एलसीएम तो ऐसे नहीं हो जाएगा भैया, यही ना एक बात आएगा, दोनों में कैसे हम एलसीएम ले लिया, बड़प्पा नींद आ रहा है रे। देखो इधर, अगर हमने लिया एलसीएम तो क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, तो ये हमने काटा तो यहाँ क्या हो जाएगा एन ए, और फिर प्लस किया, ये इसको डिवाइड करेंगे तो एन बी हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या हो जाएगा हमारे पास एन ए प्लस एन बी, तो ये कट पिट करके हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। सर आपने तो लिख दिया है, हाँ लिख दिया। तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी और एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 फॉर्मूला आ गया। कौन कौन सा सर, 4 आ गया ना जी। ये देखो, एक हमारे पास कौन आया, ये वाला पार्ट आया, अरे हाँ या ना, बोलना रे, बोलता ही नहीं है।
अरे बोल रहे मत बोल। भारत माता की जय। देखो एक ये आ गया, एक ये आ गया, और कौन आया, एक ये वाला पार्ट आया, ये आया और ये आया, हो गया। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है बच्चा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम लोग उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। शायद आप लोग इंटेलिजेंट भी हो तो इसमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटेलिजेंट हो ना जी? हाँ, तो इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास होगा, सॉल्व एग्जाम्पल में होगा कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, भाई साहब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस है। ठंडे प्रदेशों में कार के कूलेंट में, है ना, कूलेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है ना। एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इन सॉल्यूशन containing 20% of ethylene glycol in solution 20% ethylene glycol। फिर ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन देख लीजिएगा, थीम यही है। तो मैं पहले ही बता दिया कि भाई साहब 20% का मतलब क्या हुआ। 20% का मतलब क्या हो गया बच्चा कि 20 ग्राम सॉल्यूट है और 80 ग्राम सॉल्वेंट है, तो टोटल मिला करके 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, मान लो, लेट्स से। ठीक है, तो हमारे को क्या पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पूछ रहा है ना। तो सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास आपको निकाल लीजिएगा, हालांकि मैं बता देता हूँ 62 ग्राम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो क्या कीजिएगा, एक्स इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल टू क्या निकालिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। सर H2O तो दिया हुआ ही नहीं था। अनलेस अंटिल नॉट गिवन यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपके पास कितना हो गया, 20 बाय, सर 20 कहाँ से लाए, 20 ग्राम सॉल्यूट है ना, वो इथाइलिन ग्लाइकोल था और इसका मोलर मास होता है 62 डिवाइडेड बाय 20 बाय 62 प्लस, अब कितना बच गया, सॉल्वेंट कितना है 80 और इसका मोलर मास कितना होता है 18। भाई साहब सॉल्व तो करने के लिए आपको आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। टिल नाउ जय हिंद जय भारत।